नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नीतीश बाबू तिलमिलाए नहीं हैं। असल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसके बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। कैसे? उसकी दो तीन वजहें हैं। देखिए, जब वहां नया गठबंधन बना तो उस गठबंधन को लेकर एक आशा उन लोगों में जगी जो लोग ईडी और सीबीआई से खासा परेशान हैं और तमाम तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने तो यह सोचा भी नहीं था कि जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसे इस तरह से वो जमीन पर लागू करेंगे। उनको तो लगा था कि चलिए अब जो खा चुका है उसको तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हुआ ये कि न खा रहे न खाने दे रहे हैं और जो खाए हुए हैं उनका भी खोद खोद कर निकाल रहे हैं। तो अब समस्या बढ़ गई। जब समस्या बढ़ गई तो एक लामबंदी हुई और उस लामबंदी को एक आकार मिला बिहार में। और वो जो आकार आया नया, उसमें जो सबसे बड़ी चीज रही वो असल में जीतन राम मांझी ने कही थी। अभी मुझे लगता है एक दो दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया और असल में वो बयान बताता है कि ये जो लामबंदी हुई उस लामबंदी की नींव क्या रही। उन्होंने कहा कि देखिए 1947 में तो भूल हो गई थी, लेकिन अब भूल नहीं होनी चाहिए। तब सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन इस बार नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनवा देना। इससे उन्होंने दो चीजें साफ की। एक तो उनको सरदार पटेल के समतुल्य लाकर खड़ा कर दिया और इसके जरिए उन्होंने ये बता दिया कि दरअसल ये कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं और ये चेहरा है, इसलिए अब इस समुदाय को इनके साथ लामबंद हो जाना चाहिए। एक तो ये बात उन्होंने कही और इसके जरिए ये साफ हो गया कि मंडल पॉलिटिक्स में वो जो कास्ट आइडेंटिटी वाला भी एक मसला है, उस मसले को लेकर आगे बढ़ रहा है यह विपक्ष, और खास तौर से जो बिहार में व्यवस्था बनी उसमें। दूसरा इसमें एक ये आयाम था जो सोचकर ये पूरा महागठबंधन चल रहा था कि एक तो ये तो कहते हैं कि साहब ये भाजपा सांप्रदायिक है, यह आरोप तो लगाते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जो मुस्लिम वोट है वो भी इनके पाले में आता। तो इस तरीके से ये मानकर चल रहे थे कि जैसे हम बिहार और उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देते हैं और बाकी जगहों पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस दो उदाहरण के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 8% आबादी कुर्मियों की है और तकरीबन 12-15% आबादी यादवों की है। तो ये 8 और 15 अगर आप मिला लीजिए तो ये हो जाते हैं 23 के आसपास, और तकरीबन 19-20% आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है। तो ये हो गया पूरा तकरीबन 43% वोट। आप इस पर गौर करिए। और फिर आप चले जाइए बिहार में। बिहार में 14% के आसपास यादव हैं, ओबीसी में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, और 4% के आसपास जो है, जो अब संभवतः 6-7% के आसपास है, कुर्मी। और अगर कुर्मी और कोयरी मिला लीजिए तो ये तकरीबन हो जाते हैं 12-13%। तो 12-13% ये, 14-15% यादव, और इतने ही हैं वहां पर मुस्लिम। तो ये दोनों मिला के 30 और 12 इनका मिला लीजिए 42% वोट होता है। तो इस लिहाज से इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर इस तरीके से हम उत्तर की हिंदी पट्टी और दक्षिण में जब आप चलेंगे तो महाराष्ट्र में कुणबी, और उससे नीचे आप उतरेंगे तो ये जो हमने बताया था कापू, ये तमाम, और दूसरा एक जो कृषक समाज वाला इनका अपना ताना बाना है, उस सब के जरिए इन्होंने सोचा था कि हम जो है एक मजबूत स्थिति में आएंगे और अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में ना भी रहे तो भी इतनी सीटें हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे जिससे भाजपा की सीट कम हो जाएगी और भाजपा भले सरकार में रहे लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी माइनस हो जाएंगे। ये इनकी पूरी योजना रही। लेकिन हुआ क्या कि प्रधानमंत्री ने जो बात लाल किले की प्राचीर से
15 अगस्त 2022 को कही थी, उसी की अगली कड़ी उन्होंने केरल में कहा। 15 अगस्त 2022 को क्या कहा था उन्होंने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब अंतिम मुहिम छेड़ देनी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है। और केरल में उन्होंने जो कहा, अभी आपने तमाम तरह के पोलराइजेशन की बात सुनी होगी, उन्होंने जो कहा कि करप्ट लोगों का पोलराइजेशन हो रहा है। ये जब वो कहते हैं तो आप देखिए कि उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन वो इन्होंने जरूर कहा प्रधानमंत्री ने कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके यहां सीबीआई और ईडी जा रही है, वो लोग अब लामबंद हो रहे हैं। ये जब उन्होंने कहा तो इस पर प्रतिक्रिया आती है नीतीश कुमार की। पूछा जाता है, वो बताते हैं असल में जो उनकी प्रतिक्रिया है उसको लेकर ये विमर्श तैयार हो रहा है कि वो तिलमिलाए हैं। मुझे लगता है वो तिलमिलाए नहीं है, क्योंकि वो और समूचा विपक्ष तो इस मंडल पॉलिटिक्स और जातीय संरचना पर चल रहा था कि इस तरह से हम गुड़ा भाग करेंगे और 250 सीट तक जो है भाजपा को लेकर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो एक अलग बात छेड़ दी, और वो बात भ्रष्टाचार की है। और कम से कम नीतीश बाबू ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। अगर आप देखें 1989-90 के बाद से राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स की वजह से गिर गई, और आप एनडीए की जब सरकार देखें वाजपेयी जी के समय वाली, तो किस तरह का आरोप लगा था जॉर्ज साहब के ऊपर। इस बात से भली बात वाकिफ है नीतीश बाबू, और पूरी सरकार हिल गई थी, किस तरह का माहौल बना था। फिर आप आइए यूपीए सरकार में। यूपीए में 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन ने वो पार्टी जो 2009 में 200 सीट लेकर आती है उसे 45 पर पहुंचा देती है 2014 में। यह है करप्शन का मसला जिससे आहत है आम आदमी हिंदुस्तान का। तो नीतीश बाबू इसको भली भांति समझ रहे हैं। और आप दूर कहां जा रहे हैं, आप दिल्ली देखिए, जो एपी सेंटर था इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का, उस एपी सेंटर से पार्टी निकली आम आदमी पार्टी। उन पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी संदर्भ वर्ष सिर्फ उन पर बात कर रहा हूं। और फिर वो सरकार में आ जाते हैं। मसला क्या होता है? भ्रष्टाचार, कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब भ्रष्टाचार पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा तो नीतीश बाबू कहां खड़े होंगे? वह भी तब जबकि समूचा विपक्ष ईडी और सीबीआई से हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक उसने गुहार लगा दी है कि माई बाप, ये जो पीएमएलए है इसमें कुछ संशोधन करिए, नहीं तो ये हमें छोड़ने वाले नहीं है। और इसके अगुआ कौन है? पी चिदंबरम, उन्हीं के पुत्र इसमें सबसे आगे हैं। और पी चिदंबरम ही लेके आए थे पूरा कानून। और जो यशवंत सिन्हा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वो चेहरा थे और कह रहे थे कि हम ईडी को सीधा कर देंगे, तो दरअसल जो तमाम संशोधन हुए बाद के दिनों में यूपीए के समय में, या हम कहें कि चिदंबरम के समय में, तब उन्होंने किसी बात का विरोध नहीं किया था और वो तमाम प्रावधान तब भी मौजूद थे। लेकिन तब यह था कि साहब हम तो कानून बना सकते हैं तो हम कानून तोड़ भी सकते हैं। लेकिन यह मामला उल्टा पड़ गया, सोच सब चले गए कि साहब बचा लीजिए। तो उससे क्या परसेप्शन बना कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरा, नीतीश बाबू जिनके साथ खड़े हैं या जो उनके पीछे खड़े हैं, उन सब पर करप्शन के बड़े आरोप हैं। एक बात। दूसरी बात, नीतीश बाबू समाजवादी धारा से आते हैं, और यह भी क्या गजब इत्तेफाक है कि राजद हो, सपा हो, जनता दल सेकुलर हो, ये जो तमाम दल हैं, इन पर दो तरह के बड़े आरोप हैं, एक परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। यह बात ठीक है कि नीतीश बाबू की छवि जो है वो, उस छवि पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, वो निष्कलंक है। लेकिन जिनके साथ वो खड़े हैं वो क्या निष्कलंक हैं? उनके ऊपर तो बड़े
गहरे किस्म के आरोप हैं। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री केरल से ये बुगुल फूंकते हैं कि तमाम भ्रष्ट लोग जिनके ऊपर आरोप हैं वो लामबंद हो रहे हैं, किसके खिलाफ? एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी कमजोर स्थिति हो जाएगी विपक्ष के चेहरे की, क्योंकि सारा जो पूरी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चल रही है कि सबसे ज्यादा ईमानदार कौन। और उस लड़ाई में नीतीश बाबू ये समझ रहे हैं कि वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मामले में विपक्ष को लेकर नहीं टिक पाएंगे। अकेले वो जा नहीं रहे, उनको पता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। वो जिस विपक्ष का चेहरा बनकर जाएंगे उस विपक्ष के ऊपर बड़े आरोप हैं। ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला इस चौसड़ पर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो हड़बड़ाए हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।